Hello dear student, today we are going to discuss some MCQs from 2020 ETA engineering test. Question is given which one is covalent in nature. नीचे चार ऑप्शन दिए हुए हैं PbCl2, SnCl2, SnCl और NaCl और कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा कोवेलेंट है। तो इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, थोड़ा डिटेल में हम इसकी कंसेप्ट को स्टडी करेंगे कि ये कोवेलेंट कौन सा है और आयनिक कौन सा है और ये कैसे हम फाइंड करेंगे, ये भी साथ में लर्न करेंगे। कंसेप्ट ये है कि हम कोवेलेंट बॉन्ड को या तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मालूम करते हैं आयनिक बॉन्ड को, या कोवेलेंट बॉन्ड को फेजन रूल से भी मालूम कर सकते हैं, और ग्रुप नंबर 4 के जो एलिमेंट है उसके हम इनर्ट पेयर इफेक्ट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर 1.7 हो या उससे ग्रेटर हो तो हमारे पास बॉन्ड आयनिक होगी। अगर बॉन्ड आयनिक होगी इसका मतलब है कि कंपाउंड भी आयनिक होगी, और अगर 1.7 से लेस हो तो फिर हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होगी, और बॉन्ड अगर कोवेलेंट होगी तो कंपाउंड भी कोवेलेंट होगी। तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम अप्लाई कर सकते हैं लाइक NaCl पे, क्योंकि हमें Na और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इजीली मालूम होती है, लेकिन हम कम्प्लेक्स जैसे कि Sn और Pb वगैरह की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बाज़ स्टूडेंट्स को पता नहीं होती है, तो फिर वो कंफ्यूज होते हैं कि हम कैसे मालूम करेंगे कि ये कोवेलेंट है या फिर आयनिक है। तो इसके लिए फेजन रूल है। फेजन रूल कहते हैं कि लार्ज साइज कैटायन एंड स्मॉल साइज एनायन। अगर लार्ज साइज कैटायन हो और स्मॉल साइज एनायन हो तो ये कोवेलेंट बॉन्ड होगी, और इसका अपोजिट अगर लार्ज साइज एनायन हो एंड स्मॉल साइज कैटायन तो बॉन्ड आयनिक होगी। नहीं सॉरी, लार्ज साइज एनायन हो एंड स्मॉल साइज कैटायन हो तो बॉन्ड कोवेलेंट होगी, और लार्ज साइज कैटायन हो एंड स्मॉल साइज एनायन हो तो बॉन्ड आयनिक होगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो Na लार्ज साइज कैटायन है, और क्लोरीन जो है उसी पीरियड में आगे जाके इसकी साइज़ छोटी हो जाती है, तो Na जो है वो स्मॉल साइज कैटायन है, एनायन है स्मॉल साइज, और ये तो ये बॉन्ड ऑलरेडी कोवेलेंट होगी और ये कंपाउंड भी कोवेलेंट होगी। अब यहाँ पे अगर हम लिथियम फ्लोराइड की बात करें, लिथियम फ्लोराइड, तो लिथियम की साइज़ जो है वो कैटायन पॉजिटिव स्मॉल होती है, और फ्लोरीन की साइज़ जो है वो यहाँ पे हम लिथियम फ्लोराइड की बात करें तो फ्लोरीन की साइज़ लार्ज होगी। तो इस तरह की कंपाउंड फेजन रूल के मुताबिक कोवेलेंट होंगे। अब जो थर्ड फैक्टर हमारे पास आता है वो है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? ग्रुप 4 के मेंबर्स में इनर्ट पेयर इफेक्ट शो होता है, और उसी वजह से या तो वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं या तो कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि हमारे पास कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है और लेड है। तो हम इसकी वैलेंसी को देखेंगे। पहले हम इसकी वैलेंसी देखेंगे कि इसकी वैलेंसी क्या है और ये कैसे बॉन्ड बनाते हैं। जनरली कार्बन के जो 2s एंड 2p ऑर्बिटल होते हैं उसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमें यहाँ से ये पता चल जाती है कि कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 ही बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन होता ऐसा नहीं है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं और वो अपना एक 2s इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करके 2p में ले जाता है, जिसकी वजह से कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं और कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। टेट्रावेलेंसी शो करती है। तो कार्बन +4 में ज़्यादा स्टेबल होता है देन +2, इसी वजह से कार्बन इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करवाता है p शेल में s शेल से। सेम केस फॉर सिलिकॉन, सिलिकॉन +4 में ज़्यादा स्टेबल होता है देन +2। सेम केस फॉर जर्मेनियम, सेम केस फॉर टिन।
लेकिन अगर हम जर्मेनियम के नीचे जाएं टिन और लेड की तरफ, तो टिन और लेड +2 में भी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। टिन +4 में तकरीबन स्टेबल होता है +2 से ज़्यादा, लेकिन लेड जो है वो +2 में ज़्यादा स्टेबल होता है देन +4। अब इसकी वजह क्या है? अब इसकी वजह ये है कि जब हम नीचे जाते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, और यहाँ पे PB का और 10 का, इन दोनों की साइज़ जो है वो एबनॉर्मल इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से ये +2 में ज़्यादा स्टेबल होते हैं देन +4 में। और अगर कोई कंपाउंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल हो, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल हो, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन प्रमोट नहीं करेगा हाइयर शेल में 2p ऑर्बिटल में। तो लेड और टिन की अगर हम +2 में देखें तो +2 में ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और +2 में लेड और टिन जो है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर प्रमोट नहीं करते। जब कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन बाहर प्रमोट नहीं करेगा तो वो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करेगा और फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड होगी। तो यहाँ पे कंसेप्ट बस यही है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होगी तो बॉन्ड आयनिक होगा, और अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट होगी तो बॉन्ड कोवेलेंट होगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ NMR प्रोटॉन आर देयर इन इथेनॉल। इथेनॉल में NMR के कितने प्रोटॉन्स होंगे? ऑप्शन A 6, B 3, ऑप्शन C 2, ऑप्शन D 4। अब हम कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हम इथेनॉल की फार्मूला लिखेंगे, इथेनॉल C2H5OH। अब इसको हम स्ट्रक्चर फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे कि 2 कार्बन हैं, पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, दूसरे के साथ 2 हाइड्रोजन और साथ में OH। अब NMR में जो हाइड्रोजन होते हैं इसको प्रोटॉन कंसिडर करते हैं, और इनकी इन्वायरमेंट की बेस पे ये सिग्नल्स देते हैं। तो जिसकी इन्वायरमेंट सेम हो, जिस प्रोटॉन की इन्वायरमेंट सेम हो, वो सेम सिग्नल देंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी पे, और जिसके इन्वायरमेंट डिफरेंट हो तो वो डिफरेंट सिग्नल देंगे। लाइक हम कंसिडर करेंगे इस प्रोटॉन को, तो अगर हम इस प्रोटॉन को देखें तो इसके साथ आगे एक कार्बन है, वो कार्बन फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच है और 2 हाइड्रोजन के साथ। तो इसका एनवायरनमेंट क्या है? कार्बन है, वो फर्दर कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। इस हाइड्रोजन को देखें तो ये भी आगे कार्बन के साथ अटैच है, वो कार्बन फर्दर कार्बन और 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। और अगर इस हाइड्रोजन को देखें तो ये भी आगे कार्बन के साथ अटैच है, और वो कार्बन फर्दर कार्बन और 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। तो इन 3 जो प्रोटॉन हैं, इन तीनों की एनवायरनमेंट सेम है, तो इनको हम एक ही सिग्नल कंसिडर करेंगे प्रोटॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, और उनको एक ही सिग्नल कंसिडर करके नाम देंगे ए, कि ये तीनों ए सिग्नल है। अब हम जाते हैं हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन की तरफ। ये जो हाइड्रोजन है या प्रोटॉन है, ये आगे कार्बन के साथ अटैच है, वो कार्बन फर्दर ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, कार्बन के साथ अटैच है। अगर इसके हम इस हाइड्रोजन को देखें तो ये हाइड्रोजन भी कार्बन के साथ, वो कार्बन फर्दर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन के साथ अटैच है। मतलब इन दोनों की जो इन्वायरमेंट है वो सेम है, तो दोनों सेम सिग्नल देंगे, तो उसको हम बी कंसिडर करेंगे। और यहाँ पे अगर हम इस हाइड्रोजन की इन्वायरमेंट को देखें तो ये एक ही हाइड्रोजन है और कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो ये अकेला ही एक सिग्नल देगा, तो ये इसको हम सी का नाम देंगे। तो अब हम इस फार्मूले से ये अखज़ कर सकते हैं कि जो इथेनॉल है, इथेनॉल वो प्रोटॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी में 3 मुख्तलिफ किस्म के सिग्नल देंगे, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन 6d ऑर्बिटल कंप्लीटेड द एंटरिंग इलेक्ट्रॉन गोज इनटू, ऑप्शन है 7f7p 7s7d। तो अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं n+l रूल, या फिर हम इसको कहते हैं अफबो प्रिंसिपल।
अब वो प्रिंसिपल के तहत हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब वो प्रिंसिपल क्या है, इसमें हम n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l यानी अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। लेट सपोज n हमारे पास 1 होगी तो उसकी वैल्यू 1 होगी, अगर n हमारे पास 2 होगी तो उसकी वैल्यू 2, n हमारे पास 7 है तो उसकी वैल्यू 7 होगी। l की वैल्यू क्या है, l में s की वैल्यू है 0, p की वैल्यू है हमारे पास 1, d की वैल्यू हमारे पास है 2 और f की वैल्यू हमारे पास है 3। अब अफर प्रिंसिपल कहता है कि अगर n प्लस l रूल के मुताबिक जिसकी वैल्यू कम आएगी उसको इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे, वो पहले फेल होगा। तो हम इन सब की 7f, 7p, 7s, 7d इन सब की एनर्जी मालूम करते हैं n प्लस l रूल के मुताबिक। n प्लस l रूल के मुताबिक 7f में 7f की जो एनर्जी है वो क्या होगी, 7 प्लस f की वैल्यू है 3 इक्वल टू 10। p की n प्लस l क्या होगी, n हमारे पास 7 है और p की जो l है वो 1 है तो इसकी ऐड। d की वैल्यू क्या है, 7 इसकी n है और l इसकी 2 है तो 9। और s की वैल्यू क्या है, तो अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें 7 प्लस 0 इक्वल टू 7। अब यहाँ पर लोएस्ट वैल्यू हमारे पास 7 है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 7s में जाएंगे और ये हमारे पास b की वैल्यू। तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास 7s ऑर्बिटल में जाएंगे और करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो C होगा। नेक्स्ट MCQs हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑप्शन ए मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, ऑप्शन बी पर सेकंड, ऑप्शन सी लीटर पर मोल पर सेकंड और ऑप्शन डी लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो सबसे पहले हम रेट लॉ लिखेंगे कि रेट लॉ क्या होती है। रेट लॉ में ये कहती है कि जब हम एक रिएक्शन करवाते हैं तो टाइम के साथ साथ उसकी जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है वो डिक्रीज़ होती है। तो यहाँ पे अगर हम x कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेते हैं तो -d का मतलब है कि उसकी कंसंट्रेशन में चेंज आ रही है और टाइम गुजरते तो यहाँ पे हम कंसंट्रेशन की यूनिट और टाइम की यूनिट लिखते हैं जिससे हमें रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट मिलेगी। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1 होती है और कंसंट्रेशन की जो यूनिट है वो मोल पर डेसीमीटर की होती है। आमतौर पे हम कंसंट्रेशन को इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट में एक्सप्रेस करते हैं और इसकी मतलब होती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, या इसको हम मोल पर यूनिट वॉल्यूम कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब और इसके नीचे जो है डेल्टा टी का मतलब है टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो इसको हम अगर सिंपल लिखे तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट जो है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। MCQ नंबर 5, HCl solution will have dash value, large pK, high pH, high Ka, low Ka। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि Ka और pK क्या होती है। असल में जो pK है वो pH को ही कहते हैं, लेकिन हम इसको कहते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन हमारे पास pH होता है और pH और pK सेम ही चीज़ है। और इसके अलावा अगर हम Ka को देखें तो Ka जो है वो हमारे पास एसिड की जो है आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। अब pH जो है
वो एसिडिक सोल्यूशन की हमेशा कम होती है, मतलब 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 से आगे 1 2 3 4 5 6 7 तक जो सोल्यूशन होता है वो एसिडिक होता है, 7 पे न्यूट्रल होता है। तो जो लोअर पीएच के एसिड होते हैं, एसिडिक सोल्यूशन होती है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, और जो ही वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो उसकी एसिडिटी कम हो जाती है। अब हमें पता है HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वाटर में कम्प्लीटली आयोनाइज होता है और H+ आयन कंसंट्रेशन देता है, तो इसकी पीएच की वैल्यू कम होनी चाहिए। पीएच की वैल्यू यहाँ पे हाई पीएच का कहाँ है, लार्ज पी के कहाँ है, दोनों ऑप्शन सेम है, तो इसको हम एक्सक्लूड करेंगे कि ये दोनों ऑप्शन तो नहीं आ सकते। अब हम हाई के और लो के की तरफ जाते हैं। तो हाई के का मतलब होता है कि एसिड की आयोनाइजेशन कांस्टेंट ज़्यादा होना। तो अब हम HCl को देखेंगे। HCl जो है वो वाटर में कम्प्लीटली एक्वस सोल्यूशन में वो कम्प्लीटली डिजॉल्व होकर H+ और Cl- आयन देते हैं, तो इसकी H+ आयन यानी आयोनाइजेशन जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो हाई हो, तो हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो MCQ है हमारे पास वो है इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ एक्वस सोल्यूशन रिजल्ट इन इंक्रीज इन मोलैरिटी, डिक्रीज इन मोलैरिटी, डिक्रीज इन मोलैलिटी, डिक्रीज इन मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले तो हम मोलैरिटी और मोलैलिटी की इक्वेशन लेके, ताकि हमें पता चले कि मोलैरिटी क्या है और मोलैलिटी क्या है, और फिर उसकी टेम्परेचर के साथ रिलेशन क्या है। तो मोलैरिटी लार्ज M से डिनोट करते हैं। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल पर 100,000 ग्राम या 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, इसमें हम 1000 ml की सोल्यूशन लेते हैं और उसमें हम किसी भी सब्सटेंस की नंबर ऑफ मोल्स को डिज़ोल्व करते हैं, और जो भी सोल्यूशन हमारे पास आती है उसको हम 1 मोलर सोल्यूशन कहते हैं। अब दूसरी जो है वो हमारे पास मोलैलिटी है। मोलैलिटी जो है वो हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और इसमें जो है हमारे पास नंबर ऑफ मोल पर 1000 ml ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पे हम 1000 ml ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं। तो पहले हम इसमें ऐसा करते हैं कि 1000 ml ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं और फिर उसमें नंबर ऑफ मोल्स को डिज़ोल्व करते हैं। यहाँ पे एक बात है, मोलैरिटी और मोलैलिटी में जो डिफरेंस है वो ये है कि मोलैलिटी जो है वो डाइल्यूट होगी, क्योंकि हम उसमें 1000 ml सॉल्वेंट लेते हैं, और यहाँ पे ये जो है ये कंसंट्रेटेड होगी, क्योंकि हम इसमें 1000 ml सोल्यूशन लेते हैं। हम इसमें पहले मतलब अगर हमारे पास कोई एक वो कंटेनर हो, तो हम उस कंटेनर में पहले 300 या 400 ml की सॉल्वेंट डाल देते हैं, फिर उसमें सॉल्यूट को मिक्स कर देते हैं, और जब वो डिज़ोल्व हो जाए तो फिर उसको 1000 ml उसमें मज़ीद सॉल्वेंट डाल के 1000 ml सोल्यूशन बना लेते हैं। लेकिन अगर हम मोलैलिटी पे जाए तो मोलैलिटी में हमारे पास पहले से हम 1000 ml सॉल्वेंट ले लेते हैं, उसमें फिर सॉल्यूट डालते हैं और वो ज़्यादा डाइल्यूट बन जाता है देन मोलैरिटी। और अगर हम मोलैरिटी की बात करें तो मोलैरिटी जो है वो वॉल्यूम डिपेंडेंट है, और मोलैलिटी जो है वो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती। अगर मोलैरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, इसका मतलब है कि वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेटेड है। इसका मतलब है अगर किसी भी सोल्यूशन की वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी तो उसकी मोलैरिटी डिक्रीज़ होगी। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगी। और क्वेश्चन में गिवन है कि इंक्रीज़ इन टेम्परेचर ऑफ एक्वस सोल्यूशन रिजल्ट्स इन, तो यहाँ पे मोलैलिटी की बात करें तो मोलैलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ मोलैरिटी करती है। और इस तरह मोल फ्रिक्शन जो है वो भी डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर पे। तो ये दोनों ऑप्शन सी और डी, डिक्रीज़ इन मोलैलिटी, डिक्रीज़ इन मोल फ्रिक्शन, इसको हम
पहले से ही एक्सक्लूड करते थे। अब इंक्रीज इन मोलैलिटी और डिक्रीज इन मोलैलिटी पे आते हैं। तो यहाँ पे इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करें तो मोलैलिटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो हमारे पास बी ऑप्शन, ठीक है, ए को भी आप एक्सक्लूड करें।